गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में कि मनुष्यों में मूत्र का निर्माण किस तरीके से होता है, किन किन चरणों के अंतर्गत मूत्र का निर्माण होता है। तो हम बात करेंगे मूत्र निर्माण की क्रियाविधि की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि है वो 3 चरणों में होती है। ठीक है गाइस। और पहले हमने उत्सर्जन के बारे में पढ़ चुके हैं कि उत्सर्जन की क्रिया जो है, अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में बन रहे हैं उपापचयी क्रियाओं के दौरान, उनको शरीर से बाहर निकालना तो उत्सर्जन कहलाता था। और उत्सर्जन की जो क्रिया है वो विभिन्न चरणों में पूर्ण होती थी। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो मूत्र निर्माण है। गाइज, आप इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि मैंने बोर्ड पे राइट करके इसलिए आपको समझाने का प्रयत्न किया है ताकि आप इनको आसानी से नोट्स भी आप बना सकें। नोट्स बनाने में आपको कोई समस्याएं उत्पन्न ना हो और साथ में हम इसको सही तरीके से आज मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को समझेंगे। तो नोट्स और वीडियो जो आपके पास में हम भेज रहे हैं, ये मल्टीपर्पज वीडियोज आपके लिए होंगी, क्योंकि नोट के साथ साथ में आपको इन टॉपिक्स को समझने का भी मौका मिलेगा और आप कभी भी इस तरीके की जो सिचुएशन आती है उसमें कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं मूत्र निर्माण। सबसे पहले मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि यकृत कोशिकाओं में बना यूरिया। सबसे पहले ध्यान आपको यहां देना है कि यूरिया का निर्माण कहां होता है। तो यूरिया का निर्माण कहां होगा? यकृत में। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि यूरिया का संश्लेषण कहां होता है या किससे होता है? तो यूरिया का संश्लेषण अमोनिया से होता है। तो गाइस, लेकिन मैंने मूत्र निर्माण में पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि यकृत कोशिकाओं में बने, देखिए यकृत कोशिकाओं में बने यूरिया को, यानी कि यकृत के अंदर बने यूरिया को रुधिर द्वारा वक्रों में लाया जाता है। रुधिर वाहिनियां जो हैं यूरिया को कहां लेके आती हैं? वक्रों में लेके आती है। तो पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया कि मूत्र निर्माण तभी होगा जब यकृत कोशिकाएं जो यूरिया बना रही हैं वो रुधिर के द्वारा वक्रों में पहुंचे। तो पहला पॉइंट अपना कंप्लीट हो जाता है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सेकंड बात क्या है कि यकृत से यूरिया युक्त रुधिर, अब यकृत में जो यूरिया बना है और यूरिया युक्त जो रुधिर है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यकृत से यूरिया युक्त रुधिर यकृत शिरा द्वारा, किसके द्वारा? यकृत शिरा द्वारा पश्च महाशिरा में डाल दिया जाता है। देखिए गाइस, जब इसको थोड़ा समझ लीजिएगा आप कि यकृत में यूरिया का निर्माण हुआ। अब यकृत में जो कोशिकाएं हैं और यकृत जो शिरा है वो यूरिया से युक्त रुधिर को कहां डाल देगी? पश्च महाशिरा के अंदर डाल देगी। और पश्च महाशिरा में क्या होगा? पश्च महाशिरा में यूरिया को रुधिर से अलग कर लिया जाएगा या वहां पर यूरिया से रुधिर को अलग कर लिया जाता है। वो क्रिया ही मूत्र निर्माण कहलाती है। तो देखिए, यकृत से यूरिया युक्त रुधिर यकृत शिरा द्वारा पश्च महाशिरा में डाल दिया जाता है। जहां से यूरिया को रुधिर से पृथक किया जाता है इसे मूत्र निर्माण कहते हैं। ओके गाइस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। थर्ड पॉइंट इसका क्या आता है मूत्र निर्माण में कि मूत्र निर्माण की क्रिया 3 चरणों में होती है। ओके गाइस, पहला चरण है परानिस्यंदन, दूसरा है वर्णात्मक पुनरावशोषण और तीसरा है नलिका उत्सर्जन या श्रावण। अब हम पहली बात करने वाले हैं परानिस्यंदन के बारे में। गाइस, परानिस्यंदन क्या है? तो पहले मैं परानिस्यंदन की परिभाषा आपको बता दूं कि परानिस्यंदन क्या है। परानिस्यंदन केशिका गुच्छ जो है उसकी कोशिकाओं से रुधिर का और अन्य उत्सर्जी पदार्थों का छनकर बोमन संपुट में आना क्या कहलाता है? परानिस्यंदन कहलाता है। अब इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो बी कंसंट्रेशन के हिसाब से आप अपने दिमाग को खोल के रखिए और मैं यहां पर बोमन संपुट का डायग्राम बना रहा हूं जो अपना नेफ्रॉन था। उसमें जो मेल्पिगियन बॉडीज थी जिसे कहते हैं मेल्पिगी काय, उसमें 2 पार्ट थे। एक तो था बोमन संपुट और दूसरा था केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुल्स। बोमन संपुट और केशिका गुच्छ दोनों जो थे वो अपने मेल्पिगियन काय का भाग था और नेफ्रॉन का पहला भाग मेल्पिगियन काय था। लेकिन यहां पर हमें क्या समझना है कि परानिस्यंदन की क्रिया केवल मेल्पिगी काय जो भाग है नेफ्रॉन का उसमें होगी। या यूं कहें कि बोमन संपुट में होगी, क्योंकि बोमन संपुट में क्या होता है,
केशिका गुच्छ ग्लोमेरुल्स। तो मैं यहां पर आपको डायग्राम के आधार उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमने यहां पर बोमन संपुट को दर्शाया है। बोमन संपुट की आकृति कैसी होती है गाइस, आपने पढ़ लिया है। बोमन संपुट जो होता है वो प्यालेनुमा स्ट्रक्चर होती है। बोमन संपुट कैसा होता है, प्यालेनुमा। दूसरी बात, बोमन संपुट की जो भित्ति है द्विस्तरीय होती है और स्थल की उपकला कोशिकाओं की बनी होती है, ये भी आपने पढ़ लिया था। दूसरी बात, बोमन संपुट के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं थी जिन्हें पोडोसाइट कहते थे, और पोडोसाइट किसका निर्माण करते थे, केशिका गुच्छ का या ग्लोमेरुल्स का। तो वो हमने पढ़ लिया है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। हम ओनली आज डिस्कशन करेंगे कि मूत्र निर्माण में परानिषेचन क्रिया कहां हो रही है। चलिए, हमने बोमन संपुट को यहां पर बना दिया है। ये बोमन संपुट है और बोमन संपुट की आकृति आपको कैसे दिखाई दे रही है, प्यालेनुमा यानी कटोरे के समान इसकी आकृति होती है। गाइस अब यहां पर ध्यान देना है, ये मैंने बनाया है केशिका गुच्छ, जहां पर यूरिया युक्त रुधिर को छाना जाता है। अभी मैं आपको इसको क्लियर करने वाला हूं कि किस तरीके से रुधिर को यूरिया से अलग किया जाता है और किस तरीके से बोमन संपुट में रुधिर को छाना जाता है। यहां पर मैंने केशिका गुच्छ बना दिया। ये एक गुच्छे के रूप में होता है और इस केशिका गुच्छ में 0.1 म्यूएम व्यास के अनेकों छिद्र होते हैं, जिसमें से कोलाइडी विलियन रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्रोटीन को छोड़कर सभी प्लाज्मा में घुले हुए पदार्थ छन जाते हैं, लेकिन रुधिर नहीं छनता है, कोलाइडी विलियंस नहीं छनते हैं, साथ में रुधिर प्रोटीन नहीं छन पाती है। किसमें से, ग्लोमेरुल्स के अंदर से, यानी केशिका गुच्छ में से नहीं छन पाती है, क्योंकि इनका जो कोशिकाओं का आकार होता है, ग्लोमेरुल्स में जो छिद्र होते हैं उनका आकार कम होता है, जबकि रुधिर कणिकाओं का, रुधिर प्रोटीन्स का और रुधिर कोलाइडी घुलित जो पदार्थ हैं उनका आकार ज्यादा होता है, इसलिए वो केशिका गुच्छ में नहीं छन पाते, क्योंकि केशिका गुच्छ में जो छिद्र होते हैं उनका आकार 0.1 म्यूएम के लगभग होता है। इसलिए हम इसको समझा रहे हैं आपको कि किस तरीके से इसमें छनने से संबंधित प्रक्रिया होती है। अब आपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ लिया था कि ये तो क्या था, अभिवाही धमनी। गाइस बड़ा इजीली तरीके से, कोई ज्यादा हमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, बायोलॉजी के बड़ा इजी सब्जेक्ट है, अभिवाही धमनी का थी, ठीक है। अब ये अभिवाही धमनिका क्या कर रही थी, अभिवाही धमनिका यूरिया युक्त रुधिर को किसमें ले जा रही थी, केशिका गुच्छ में। तो ये क्या है, ये केशिका गुच्छ है, केशिका गुच्छ जिसे ग्लोमेरुल्स कहते हैं। ओके गाइस, और यहां पर मैंने जो बनाया हुआ है ये बोमन संपुट है। क्या है, बोमन संपुट। और ध्यान रखना गाइस कि बोमन संपुट के अंदर ही केशिका गुच्छ स्थित होता है या सिचुएटेड होता है। देखिए अब अभिवाही धमनिका जो है यूरिया युक्त रुधिर को कहां लेके आ रही है, केशिका गुच्छ में लेके आ रही है, और अपवाही धमनी जो है वो शुद्ध रुधिर को केशिका गुच्छ से बाहर ले जाती है। यहां तक तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूं गाइस उसको आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि किसी भी चीज में एक दाब कार्य करता है। देखिए अभिवाही धमनिका जो है यूरिया युक्त रुधिर ला रही है तो उसका दाब ज्यादा होगा, और अभिवाही धमनी जो है उसका व्यास भी ज्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मिक्सर मटेरियल उसके ब्लड के अंदर आ रहे हैं, इसलिए उनका व्यास और दाब ज्यादा होगा। तो अभिवाही धमनी जैसे ही ग्लोमेरुल्स में प्रवेश करती है बोमन संपुट के, यानी कि बोमन संपुट में ही है, इसलिए जो अभिवाही धमनिका है जैसे ही बोमन संपुट के ग्लोमेरुल्स में प्रवेश करती है तो उस समय उसका दाब लगभग 70 mmHg होता है। यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कितना दाब होगा, 70 mmHg। कब, जब ये रुधिर आ रहा होता है, ठीक है। इस रुधिर जैसे ही केशिका गुच्छ में आता है उस समय दाब होता है 70 mmHg। ओके गाइस, उसके बाद में मैंने आपसे अभी कहा था कि रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्रोटीन और कोलाइडी घुलित पदार्थ इस केशिका गुच्छ के छिद्रों में नहीं छन पाते हैं। रेड से मैंने दिखा दिया है रुधिर को, रुधिर कणिकाओं को मैंने यहां पर दिखा दिया है गाइस। तो आप थोड़ा सावधानी पूर्वक कंसंट्रेशन के हिसाब से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। जहां भी अगर आपको डाउट क्रिएट होता है तो आप मुझे उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपके डाउट्स को बिल्कुल क्लियर कर दूं।
नॉर्मली है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। इजीली तरीके से हम इसके मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को आज समझने वाले हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट हमें नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि इतना टिपिकल टॉपिक आपका है नहीं। ये मैंने मिक्सर ब्लड इसमें दिखा दिया है, इसमें यूरिया सभी कंटेंट इसके अंदर मौजूद हैं। और जैसे ही अभिवाही धमनी का रुधिर लाती है तो उसमें उसका दाब भी ज्यादा होता है, व्यास भी ज्यादा होता है। केसिका गुच्छ में आ गया। अब केसिका गुच्छ में क्या है, छोटे छोटे छिद्र हैं, ये छोटे छोटे छिद्र यहां पर केसिका गुच्छ में होते हैं। ठीक है गाइस, इन छिद्रों से प्लाज्मा में जो घुले हुए पदार्थ हैं, ग्रीन को मैंने प्लाज्मा दिखा दिया है ग्रीन को मैंने प्लाज्मा दिखा दिया है। वो प्लाज्मा में घुले हुए पदार्थ किस में आ जाएंगे, इस बोमन संपुट में आ जाएंगे। गाइस ध्यान रखना कि प्लाज्मा में घुले हुए पदार्थ केसिका गुच्छ के छिद्रों से छनकर प्लाज्मा युक्त पदार्थ केसिका गुच्छ से छनकर, जो छिद्र हैं केसिका गुच्छ में, उनसे छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। अब यहां पर हमें ध्यान देना है, ब्लैक और ब्लू से मैंने प्लाज्मा में पदार्थों को दिखाया हुआ है, उसके अलावा रेड से मैंने ओनली रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्रोटीन को यहां पे दिखाया है। अब यहां पर बोमन संपुट में जो प्लाज्मा युक्त पदार्थ यानी प्लाज्मा में घुले हुए पदार्थ हैं वो आके इकट्ठे हो गए। मैंने अभी आपसे कहा था कि जैसे ही अभिवाही धमनी का रुधिर लाती है तो उसका दाब कितना है, उस समय 70 mmHg होता है। लेकिन जैसे ही ये रुधिर छनता है, यानी कि प्लाज्मा जैसे ही केसिका गुच्छ से निकलता है, उस समय इस रुधिर में बचे हुए क्या क्या है, रुधिर प्रोटीन बचा हुआ है, कोलाइडी घुलित पदार्थ बचे हुए हैं, रुधिर कणिकाएं बची हुई हैं। उस समय रुधिर में घुले हुए कोलाइडी पदार्थ एक दाब उत्पन्न करते हैं जिसे कहते हैं बीकॉप दाब, जिसे कहा जाता है बीकॉप दाब। और उसे हिंदी में कहा जाता है बीकॉप दाब को रक्त कोलाइडी प्रसरण दाब। क्या कहा जाता है, रक्त कोलाइडी प्रसरण दाब। और कितना, 30 mmHg दाब उत्पन्न करता है। इसे ही हमें समझना है कि देखो 70 mmHg संपूर्ण यूरिया युक्त रुधिर का अभिवाही धमनिका में दाब था। अब इसमें से प्लाज्मा में घुले हुए पदार्थ तो छनकर बोमन संपुट में चले गए, बाकी बचा कौन धमनियों में, केवल रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्रोटीन और कोलाइडी घुलित पदार्थ। अब कोलाइडी घुलित जो पदार्थ हैं वो रक्त के विपरीत एक दाब उत्पन्न करते हैं जिसे कहा जाता है रक्त कोलाइडी प्रसरण दाब, बीकॉप। और उसका दाब कितना होता है उस समय, 30 mmHg। अब मैं यहां आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस जब रुधिर आ रहा है तो 70 mmHg दाब है और कोलाइडी विलयन या पदार्थों के द्वारा दाब कितना लगाया जा रहा है, 30 mmHg। अब यहां पर क्वेश्चन ये भी बना सकते हैं हम कि बोमन संपुट में जो प्लाज्मा है उनका दाब वहां पर कितना होगा। तो उस समय ध्यान रखना कि बोमन संपुट की गुहा में उपस्थित जो निस्यंदन है यानी प्लाज्मा विलयन जो उपस्थित है उस समय उसका दाब होता है वहां पर 20 mmHg। और इस दाब को कहा जाता है संपुटीय द्रव स्थैतिक दाब या CHP। और इस दाब को कहा जाता है GHP। इन्हीं को हमें समझना है। तो गाइस हम शुरुआत करते हैं परानिस्यंदन के टॉपिक से। तो देखिए कि बोमन संपुट मूत्रजन नलिका में, बोमन संपुट किसमें, मूत्रजन नलिका में। मूत्रजन नलिका क्या है, नेफ्रॉन है। तो मूत्रजन नलिका में छलनी की भांति कार्य करता है, यानी छानने का कार्य करता है। जिस प्रकार से हमें चाय को छानने के लिए छलनी का उपयोग हम करते हैं, उसी प्रकार बोमन संपुट जो है मूत्र नलिका में छलनी की भांति यानी कि एक छलनी की तरह कार्य करता है। उस छलनी में जिसमें अभिवाही धमनी, उस छलनी में अभिवाही धमनी क्या करेगी, यूरिया युक्त रुधिर को लाके उसमें डाल देगी और अपवाही धमनियां उस रुधिर को वहां से बाहर निकाल ले जाती हैं, केवल रुधिर को, रुधिर प्रोटीन्स को और कोलाइडी घुलित पदार्थों को। बाकी जो प्लाज्मा बचा है वो बोमन संपुट में जाके इकट्ठा हो जाता है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि बोमन संपुट मूत्रजन नलिका में छलनी की भांति कार्य करता है। अब यहां पर अशुद्ध रुधिर या यूरिया युक्त रुधिर कौन लेके आ रही है, अभिवाही धमनी। उसका दाब कितना है, 70 mmHg, जिसे GHP कहते हैं। दूसरी बात, वहां से शुद्ध रुधिर को, रुधिर प्रोटीन्स को, कोलाइडी घुलित पदार्थों को अपवाही धमनी ले जा रही है। उस समय कोलाइडी जो घुलित पदार्थ हैं वो एक दाब उत्पन्न करते हैं जिसे बीकॉप दाब कहते हैं। उन दाब का प्रेशर कितना होता है, 30 mmHg। उसके बाद में
बोमन संपुट में जो पदार्थ भरे हुए हैं, प्लाज्मा युक्त पदार्थ जो भरे हुए हैं, जो केशिका गुच्छ से छनकर आए हैं, उनका दाब होता है 20 mm Hg, जिसे CHP कहते हैं, यानी कि कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ओके गाइस। दूसरा, इस GHP का फुल फॉर्म है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक दाब, जो मैंने यहां पर नोट कर दिया है। और इस बीकोप का फुल फॉर्म है रक्त कोलाइडी प्रासरण दाब। और तीसरा है आपका CHP का फुल फॉर्म है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ओके गाइस, आगे बात करते हैं कि केशिका गुच्छ की कोशिका भित्ति में, जो केशिका गुच्छ है जहां पर छानने से संबंधित क्रिया हो रही है, उसकी कोशिका भित्ति में 0.1 व्यास के असंख्य छिद्र होते हैं, जिनसे प्लाज्मा में घुले पदार्थ इन छिद्रों में से होकर निकलते रहते हैं। ओके गाइस, मैंने क्या कहा कि केशिका गुच्छ की जो कोशिका भित्ति है उसमें 0.1 व्यास के असंख्य छिद्र होंगे और उनमें से प्लाज्मा निकलता रहता है। अगला टॉपिक है कि केशिका गुच्छ में आने वाले रुधिर का दाब। केशिका गुच्छ में आने वाले रुधिर का दाब 70 mm Hg होता है। अब यहां पर आपको सोचने वाली बात है कि केशिका गुच्छ में रुधिर कौन ला रही है? अभिवाही धमनी का, उसका दाब 70 mm Hg। क्या कहेंगे? GHP यानी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक दाब हम यहां पर कहेंगे। तो एक पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया है कि केशिका गुच्छ में आने वाले रुधिर का दाब 70 mm Hg, जिसे GHP कहेंगे। अगले टॉपिक की हम बात करते हैं कि केशिका गुच्छ में रुधिर कणिकाएं कौन कौन? रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्रोटीन, कोलाइडी नहीं छन पाते हैं। ये मोस्ट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, आप इसको अंडरलाइन कर लेना कि केशिका गुच्छ में रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्रोटीन, कोलाइडी नहीं छन पाते हैं। ओके, 2 पॉइंट आगे कंप्लीट हो गए हैं। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं कि कोलाइडी पदार्थ किसमें? केशिका गुच्छ के अंदर जो नहीं छन पा रहे हैं, कोलाइडी पदार्थ रुधिर में एक विपरीत रक्त कोलाइडी प्रासरण दाब उत्पन्न करते हैं। यानी कि कोलाइडी पदार्थ जो हैं एक विपरीत दाब, कितना? 30 mm Hg, और उसे क्या कहेंगे? बीकोप यानी रक्त कोलाइडी प्रासरण दाब कितना उत्पन्न करेंगे? 30 mm Hg। ये पॉइंट भी आपका 2 कंप्लीट हो गया, जो मैंने अभी आपको बात करी थी। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि बोमन संपुट की गुहा में देखिए, अब अभिवाही धमनी रुधिर लेके आ रही है यूरिया युक्त, दाब 70 mm Hg, GHP नाम। ओके, उसके बाद में केशिका गुच्छ में रुधिर छनने के बाद में कोलाइडी के द्वारा लगाया गया दाब 30 mm Hg, जिसे बीकोप कह रहे हैं। तीसरा दाब बोमन संपुट में भरे हुए प्लाज्मा का दाब, उसे कहते हैं 20 mm Hg होता है, जिसे CHP कहते हैं। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि बोमन संपुट की गुहा में उपस्थित निस्यंदन द्वारा भी बोमन संपुट की गुहा में उपस्थित निस्यंदन द्वारा भी लगभग 20 mm Hg का दाब उत्पन्न किया जाता है, जिसे संपुटीय द्रव स्थितिक दाब कहते हैं। CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहा जाता है। तीनों दाब के बारे में आपको पता चल गया है। अब मैं बात करूं कि आने वाले रुधिर का दाब, जो यूरिया युक्त रुधिर है, उसका दाब 70 mm Hg है। ठीक है, रुधिर में उपस्थित कोलाइडी के द्वारा लगाया गया दाब 30 mm Hg है। तीसरी बात, बोमन संपुट में भरे हुए प्लाज्मा का दाब 20 mm Hg है। अब मुझे ओनली इसमें शुद्ध प्रभावी निस्यंदन का दाब चाहिए, जो छनकर आया है केशिका गुच्छ से, तो उसका दाब हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, इस प्रकार अगले पॉइंट की बात हम कर रहे हैं। इस प्रकार केशिका गुच्छ तरल पर, केशिका गुच्छ में जो तरल है उस पर लगभग 20 mm Hg का शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब कार्य करता है, जिससे तरल पदार्थ, प्लाज्मा उत्सर्जित पदार्थ को बोमन संपुट की गुहा में आते रहते हैं। अब इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं कि इस प्रकार केशिका गुच्छ तरल पर, केशिका गुच्छ में जो तरल है उस पर लगभग 20 mm Hg का शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब कार्य करता है। और इस शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब को कहा जाता है नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, NEFP कहा जाता है। ओके गाइस, कार्य करता है जिससे तरल प्लाज्मा, ठीक है, उत्सर्जित पदार्थ बोमन संपुट की गुहा में आते रहते हैं। केशिका गुच्छ में दाब कार्य करता रहेगा, उस दाब की वजह से प्लाज्मा और उत्सर्जित पदार्थ जो है ना, वो बोमन संपुट में आते रहेंगे। उसे कहते हैं शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब। अब उसका मान कितना होगा अगर हमें निकालना हो तो देखिए, NEFP का मान हमें निकालना है, यानी कि नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर का मान हमें निकालना है, या शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब का मान हमें अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा?
आने वाला दाब 70 mmHg, कौन सा GHP, तो मैंने यहाँ पे GHP राइट कर दिया है, माइनस कोलाइडी द्वारा लगाया गया दाब जिससे शुद्ध प्रभावी दाब यानी प्लाज्मा नीचे केशिका गुच्छ में से निकलकर बोमन संपुट में चला जाए तो कितना दाब लग रहा है 30 mmHg, तो 30 mmHg। तीसरा CHP, CHP किसके द्वारा लगाया जा रहा है, बोमन संपुट की गुहा में उपस्थित निस्यंदन द्वारा लगा दाब 20 mmHg होता है, तो CHP कितना 20, तो 70 माइनस 30 प्लस 20 50 यानी 20 mmHg दाब शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब है NEFP। ओके, अतः परानिस्यंदन क्रिया के लिए NEFP का मान 20 mmHg होता है। अब सीधे तरीके से इसको समझ लीजिए, 70 mmHg है, शुरू में आने वाले रुधिर का दाब, उसमें से बीकोप और CHP को घटा दीजिए, जो बचेगा वो बोमन संपुट में शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब होगा। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि ग्लोमेरुलर निस्यंदन क्या है। ग्लोमेरुलर निस्यंदन सिंपल सी बात है, ग्लोमेरुलर यानी केशिका गुच्छ में छनने वाले पदार्थ, यानी अब केशिका गुच्छ में क्या छनेगा, रुधिर कणिकाएं छनेंगी नहीं, रुधिर प्रोटीन भी नहीं छनेगा, रुधिर में कोलाइडी जो युग्मित पदार्थ है वो भी नहीं छनेगा, तो छनेगा क्या, प्लाज्मा। तो देखिए ग्लोमेरुलर निस्यंदन क्या कहलाएगा कि केशिका गुच्छ में छना हुआ प्लाज्मा ग्लोमेरुलर निस्यंदन कहलाता है। सिंपल, एक नंबर का पूछ भी लिया जाए तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं कि ग्लोमेरुलर निस्यंदन क्या है, कि केशिका गुच्छ में छना हुआ प्लाज्मा ग्लोमेरुलर निस्यंदन कहलाता है। दूसरी बात कि परानिस्यंदन क्या है, तो गाइस देखिए परानिस्यंदन क्या है कि केशिका गुच्छ की रुधिर कोशिकाओं से, केशिका गुच्छ की रुधिर कोशिकाओं से उत्सर्जित तथा अन्य उपयोगी पदार्थों को छानकर बोमन संपुट की गुहा में चले जाते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, परानिस्यंदन कहलाती है। और परानिस्यंदन की क्रिया केवल बोमन संपुट में होती है, बोमन संपुट के अलावा कहीं नहीं होगी। या मैं यूं भी कह सकता हूं कि परानिस्यंदन की क्रिया केवल मैलपिक इकाई में होती है, क्योंकि मैलपिक इकाई जो है उसके दो भाग होते हैं, बोमन संपुट और केशिका गुच्छ। तो मैंने यहां पर परानिस्यंदन में क्या कहा कि केशिका गुच्छ की जो रुधिर कोशिकाएं हैं उनसे जो उत्सर्जित पदार्थ हैं और अन्य उपयोगी पदार्थ जो छनकर बोमन संपुट में जा रहे हैं, वो क्रिया परानिस्यंदन कहलाती है। तो गाइस मूत्र निर्माण की चरणों में पहला चरण आपको समझ में आ गया होगा कि परानिस्यंदन किस तरीके से होता है, जिससे मूत्र निर्माण की क्रिया में भूमिका होती है परानिस्यंदन की। ओके गाइस, थैंक्स।